Hello students, welcome back to the class. So today we'll be discussing part number 9 of our polity lecture series for preparation of UPSC CSE prelims. And this is equally helpful for other state level examinations like PCS and all, right? So I hope you are enjoying this particular series and you are having a good understanding of the topic. If you want to give me any suggestions, please mention them in the comment box, right? Okay. So, in the last classes, we have already covered some of the important news related to our central state relations as well as legislature, parliament and local government bodies and also related to the constitution, right? So, we were discussing the news related to center state relations and we have already covered two important parts, part number 7 and part number 8 of our lecture. Now, today we'll be resuming our central state relation news with lecture नंबर 9. ओके सो चलिए तो बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर दीजिए अब आप स्क्रीन पर और इधर उधर भटकने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, ठीक है। यदि आप इसे ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसे 1.5 गुना स्पीड पे देख सकते हैं और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए इसे नॉर्मल स्पीड पे देखिए और अपने नोट्स भी साथ में बनाते चलिए यदि आपको कोई पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इनर लाइन परमिट न्यूज। अब ये इनर लाइन परमिट नाम से तो ऐसा सर प्रतीत हो रहा है जैसे परमिशन देने की बात हो रही है। इनर लाइन मतलब हमारे एक लाइन से अंदर लक्ष्मण रेखा की जैसे बात होती है ना, वैसे परमिशन देने की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना दोस्तों, ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आया है जो भारत की मेनलैंड से थोड़ा अलग थलग से दिखते हैं है नहीं, ठीक है। भारत की मेनलैंड से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था थोड़ा इस तरीके से अलग थलग सा दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग थलग सा दिखते हैं। तो ये जो स्टेट्स है ना मेरे दोस्त, ये जैसे त्रिपुरा हो गया आपका, है ना, ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर मिजोरम, है ना, इस तरीके से ये हो गया मणिपुर, ये हो गया नागालैंड, इस तरीके से ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये हो गया आपका आसाम। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका छोटा सा मेघालय, यहाँ पर ये पूरा आपका आसाम हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्या है दोस्तों, अपना जो कल्चर है ना वो खुद है, अपना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्राइब्स बहुत रहती हैं। तो इनके कल्चर को प्रिजर्व करना, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने क्या किया था, नॉर्मल इंडियंस जो थे ना मेनलैंड के, इनको अलाउ नहीं करते थे यहाँ आने के लिए, समझे, है ना, और इनको अलाउ नहीं करते थे। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो नॉर्मल ट्राइब्स थे उनका जो अपना कल्चर था, अंग्रेजों ने धीरे धीरे उस कल्चर को खुद बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। मेनलैंड से लोगों को नहीं आने देते थे कि इंटरफियर हो जाएगा इनके कल्चर के साथ, लेकिन खुद उन्होंने इंटरफेरेंस करके इनके पहले तो सबको क्रिश्चियनिटी में बदला, मिशनरीज भेज के। आज यहां पर ज्यादातर स्टेट्स में आपको दिखेगा कि क्रिश्चियनिटी एक मेजर रिलीजन है, ठीक है। दूसरा, उनके कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और वेस्टर्न तरीके से ढालने की कोशिश की, क्लियर। और क्योंकि आज हमारे देश से बस छोटे से चिकन कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो चाइना जैसी विदेशी ताकतें जो हैं, या फिर म्यांमार, है ना, नाम देखो किसी का ऐसे स्पष्ट रूप से लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो कोशिश करती हैं कि भारत की जो सोवरेनिटी है या इंटीग्रिटी है उसको खतरा पहुंचाया जाए। और इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स, उनको हथियार प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, चाइना करता है, क्लियर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इन स्टेट्स के अंदर आज भी यदि आपको जाना है तो इनर लाइन परमिट का एक सिस्टम आया है, समझे भाई। इस सिस्टम को आखिर आते समझ लेते हैं। तो देखो अभी तक ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में था, लेकिन लद्दाख में भी था, क्योंकि लद्दाख भी एक क्रिटिकल एरिया है जिसका बॉर्डर किससे लगता है, चाइना से। तो देखो लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, रामकृष्ण माथुर, आर के माथुर साहब। आर के माथुर जी इस समय लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर है। और मनोज सिन्हा जी कहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जम्मू कश्मीर के। चलिए दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कार्यभार संभालते हैं। वहां पर इस समय पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर में हालांकि मांग चल रही है कि वो तीसरा यूनियन टेरिटरी हो सकता है दिल्ली और पुदुचेरी के बाद जहां उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने आईएलपी सिस्टम जो उनके पास था उसको खत्म कर दिया है और सभी इंडियन नेशनल, ठीक है,
तो और सभी इंडियन नेशनल को ये इजाजत दे दी है कि वो भी अपने जो लद्दाख के प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जहां पर पहले पहले जो यदि हमारे भारत के मेनलैंड जो बाकी देश जो बाकी राज्य हैं वहां के लोगों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं दिया जाता था कुछ खास इलाकों का, जिन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां पर कुछ खास आदिवासी रहते हैं जिनके कल्चर को कहीं डिस्ट्रॉय ना आप कर दें, जिनकी खूबसूरती जो है वहां की वादियां जो है कहीं उसको बाहर के लोग आकर डिस्ट्रॉय ना कर दें, इसके लिए खास परमिट लेना पड़ता था। तो वो खास परमिट लेने की वजह से सारे इंडियन नेशनल फ्रीली वहां की खूबसूरती जो है वातावरण या फिर ज्योग्राफी की खूबसूरती है, वहां के लोगों का कल्चर जानने का मौका नहीं मिलता था। अब लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है कि ये स्क्रैप ऑफ कर देंगे आईएलपी सिस्टम को और सभी भारतीय नेशनल्स को यह मौका मिलेगा कि आप इस खूबसूरत सी कोल्ड डेजर्ट, भारत का कोल्ड डेजर्ट है ये, इस खूबसूरत सी यूनियन टेरिटरी को जाके विजिट कर सकते हैं, ताकि यहाँ के गांव के लोगों की, यहाँ के जो रूरल लोग हैं उनकी टूरिज्म की इनकम बूस्ट हो, क्योंकि वहां अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने को, है ना। तो उससे बाहर के लोग आएंगे तो पैसा आएगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, ठीक है। और भारत की सोवरेंटी जो है, जो चाइना कहता रहता है कि लद्दाख पहले हमारा था, तिब्बत का था, तिब्बत अब हमारा है, इसलिए लद्दाख भी हमारा है, तो उसकी सोवरेंटी पे जो सवाल उठते हैं ना मेरे दोस्त, वो भी कम होने लग जाती है। क्यों? इंटरनेशनल अफेयर्स में ये तुर्क का इक्का होता है कि यदि आप अपने बॉर्डर विलेजेस को डेवलप कर ले, वहां के लोगों को डेवलप कर ले, तो आर्मी यदि कम भी अलॉट रहेगी ना तो वहां के लोग आपकी मदद करेंगे। जैसे कारगिल में यही हुआ था, है ना। कारगिल में सेना हमारी नीचे लौट आई थी, है ना, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में क्या था, एक सहमति थी कि जब भी ठंड बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि ठंड के इलाके होते हैं, तो हम नीचे आ जाएंगे। सियाची में भी यही हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे आ गए। तो मैं बाद में जाके पता लगा, एक गांव के बंदे ने, वहां का जो मेन लोकल चरवाहा था, उसने बताया कि हमें कुछ घुसपैठी दिखे हैं हमारे एरिया में आते हुए, तब जाके सेना ने एक्शन लिया था, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसीलिए ये लोग जो गांव के बॉर्डर पे होते हैं, ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो टूरिज्म बूस्ट होगा ना, तो लोग जब आएंगे जाएंगे तो लोगों को भी पता लगेगा कि ये भी हमारे देश का हिस्सा है, ऐसा है, ठीक है। तो जब क्लेम करता है ना कोई दूसरा देश कि नहीं हमारा हिस्सा है, तो आपका क्लेम मजबूत आपके अंदर के लोग करते हैं जो विजिट करने जाते हैं। तो बाहर के बंदे को भी लगेगा कि यार इसके यहाँ तो लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो उसका ना जो एक इरादा है वो मजबूत हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट को लेकर कि ये पार्ट हमारा है, हमारे लोग यहाँ टूरिज्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट, फॉरेनर्स इंटेंडिंग टू विजिट दीज प्रोटेक्टेड एरिया स्टिल नीड। देखो आज की डेट में क्या होता है कि यदि कोई फॉरेनर यहां पर जाना चाहता है घूमने, है ना, या फिर इंडियन नेशनल, तो दोनों को ही क्या चाहिए था पहले, इनर लाइन परमिट। चाहे आप फॉरेनर हो चाहे आप भारत के नेशनल हो। सोचो कितना अजीब लगता है कि आप इंडियन नेशनल हैं फिर भी आपको परमिट चाहिए ऐसी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जो आपके स्टेट में ही हैं उनको विजिट करने के लिए, और एक फॉरेनर है उसको भी वही इनर लाइन परमिट चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ मेरे दोस्त, हालांकि फॉरेनर की को ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी इनर लाइन परमिट के लिहाज से, इंडियन नेशनल को कम थी, लेकिन यार परमिट तो हमें भी लेनी पड़ रही है ना। अपने ही देश के एरिया को विजिट करने के लिए हमें परमिट लेनी पड़ रही है अपने ही देश में। कितनी अजीब बात थी। इसीलिए क्या है कि इंडियन नेशनल के लिए अब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिट बोला है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई फॉरेनर अभी विजिट करना चाहता है तो उसको आईएलपी की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है मेरे दोस्त। और ये जो इनर लाइन परमिट फॉरेनर को दिया जाता है ना, ये 7 दिन से लेकर मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकता है, 15 दिनों तक। मतलब आप इनर लाइन परमिट का इस्तेमाल करके 15 दिनों से ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया में विजिट नहीं कर सकते, चाहे आप टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों ना कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, आईएलपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी आईएलपी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। क्यों? अपने कल्चर को, अपने लोगों को, अपने एरिया को प्रिजर्व करने के लिए बाहर के लोगों के इंटरफेरेंस से, ठीक है। जिसमें यह बोला गया है कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनको ट्रेवल करने दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक। बात समझना, इंडियन सिटीजन्स को ट्रेवल करने दिया जाएगा उस स्टेट के पर्टिकुलर इलाके में, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड तक। वो भी कब? जब उसके पास इनर लाइन परमिट होगा उस स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है। तो लद्दाख में जब कोई इंडियन नेशनल पहले जाता था तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए ही अलाउ किया जाता था लद्दाख के कुछ खास एरियाज में जहां पर प्रोटेक्शन है, ठीक है। और वो भी कब? जब उसके पास क्या हो, इनर लाइन परमिट हो, ठीक है। नेक्स्ट, आज भी यह सिस्टम भारत के कुछ इलाकों में मौजूद है, जहां जैसे 4 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, जैसे अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये वही 4 स्टेट्स हैं मेरे दोस्तों जो आपके ये यहां पर कौन सा देश है, बर्मा। कौन सा देश है, बर्मा। बर्मा का नाम आज की डेट में क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ ये जो 4 स्टेट्स बॉर्डर लगाती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाती हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ, आज भी यहां पर इनर लाइन परमिट की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इनर लाइन परमिट का फायदा काफी कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ये इंडिया में यूज होता है ताकि वहां के लोगों का कल्चर प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। और सरकार ना समय समय पर रेगुलेट और मॉनिटर करती रहती है कि लोगों का आवागमन कितना हो रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है घुसपैठिया जो बिना इनर लाइन परमिट के घुस गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये ज्यादातर उन्हीं स्टेट्स में होता है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, क्योंकि सोचो कि यदि वहां से कोई घुसपैठिया अंदर आ गया तो कैसे पता चलेगा। इसलिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता ना सिर्फ इंडियंस, ना सिर्फ फॉरेनर्स को बल्कि इंडियंस को भी पड़ती है। लेकिन फिलहाल लद्दाख ने हटा दिया है भारतीय के लिए, फॉरेनर के लिए अभी भी नहीं हटाया, याद रखना मेरे दोस्त। नेक्स्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया, ये आया 1873। मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ब्रिटिशर्स नॉर्थ ईस्ट में एंटर नहीं करने देते थे, किसको, भारत के दूसरे जो राज्य के नेशनल्स हैं उनको। तो भारत के जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, जैसे बॉम्बे एक प्रोविंस था, मद्रास एक प्रोविंस था, है ना, अवध एक प्रोविंस था, उसके बाद आपका ये बंगाल एक प्रोविंस था। तो इन प्रोविंसेस को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, देखो भाई ये बंगाल है, ये बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर है। आपको पता है उस समय के बंगाल में आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का झारखंड, ये 5 सम्मिलित थे। बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था उस समय पर। तो बंगाल का जो ईस्टर्न फ्रंटियर होता बॉर्डर, तो जो ईस्टर्न बॉर्डर था जो असम के साथ लगता था, ठीक है, और बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के साथ लगता था, यहां पर एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, मतलब ईस्टर्न फ्रंटियर जो ईस्टर्न बॉर्डर जो है यहां पर रेगुलेशन, मतलब यहां कंट्रोल किया जाएगा लोगों का आवागमन। कौन से एक्ट से, 1873 के एक्ट से, जहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम किसी भी भारत के अंदर की तरफ से जो लोग हैं उनके आने जाने पर, किस एरिया में, भारत के इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था, इस एरिया में भारतीयों का इस एरिया से जाने आने को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। हम बाहरी लोगों को आने के लिए भी लेना होगा परमिशन, और यहां कुछ दिन गुजारने के लिए भी लेना होगा परमिशन। क्लियर है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं, कुछ खास इलाकों में, ठीक है, जहां का अपना कल्चर था, जहां ट्राइब्स रहती थी, उनको आपकी भाषा और आपका कल्चर बिल्कुल समझ नहीं आता, तो आदिवासी जंगल में रहते थे, ठीक है। इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने यहां क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजकर कृष्ण धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करवाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इससे क्या था, देखो इससे एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। इससे क्या था, एक रही से बफर की तरह यूज कर रही थी, कौन, अंग्रेज सरकार। यहां पर यदि नॉर्मल इंडियंस का एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, भारत के अंदर जो लहर 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था इतने बड़े स्केल पर, कहीं उसकी लहर, कहीं वो सोच इन लोगों तक ना पहुंच जाए, ये भी एक अंग्रेजों का क्या था, सोच थी इसके पीछे, कि कहीं ये सोच जो है ना स्वतंत्रता की, ये यहां तक ना पहुंच जाए, क्योंकि यदि ये आग यहां तक पहुंच गई तो फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बफर स्टेट की तरह यूज करते थे अंग्रेज, ठीक है। तो यहां पर ऐसा करने के लिए इन्होंने यहां के लोगों को आने जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, ठीक है। तो जो क्राउन थी, जो महारानी थी, आपको पता है 1857 के बाद 1858 को 1 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, वो आया था, ठीक है, वो आया था, ठीक है। तो यहां पर क्राउन ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स मतलब जो इंडियंस हैं, ठीक है, इनको इस एरिया में व्यापार करने से भी रोक दिया, समझे भाई। तो ना सिर्फ वहां घूमने जाने के लिए, वहां रहने के लिए भी और वहां व्यापार करने की भी इजाजत नहीं मिलती थी, मतलब स्पेशल परमिट लेना होगा आपको उसके लिए, क्लियर। नेक्स्ट, तो स्टेट जो आज भी इनर लाइन परमिट के रिजिम में, मैंने आपको बता दिया बॉर्डर के ये 4 स्टेट, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखो भाई ये भी न्यूज में रहा है, ठीक है। क्या है ये न्यूज ये है कि रिसेंटली पंजाब सरकार जो है उन्होंने मलेर कोटला नाम की एक 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया। दोस्तों कुछ राज्य हैं जैसे कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद पंजाब, इन राज्यों में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं।
तो जो नए डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ना दोस्तों, उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट एग्जामिनेशन। देखो स्टेट एग्जामिनेशन में तो वो आएगा ही आएगा समझ लो, लेकिन नेशनल लेवल पे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल नहीं होता ये काम, तो जो नए डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना देश में अलग अलग, तो उसमें भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो मलेरकोटला नाम का एक नया जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब सरकार लेकर आई है। अब देखो फिर आपके यहां एक रुचि होगी आपके दिमाग में जानने की कि सर नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना क्या इतना आसान है, और यदि है तो कैसे क्रिएट होती है, हमें जरा बताएं। आइए देखते हैं। ये जो पावर है ना कि आप नए जिले बना सकते हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बदलाव कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स में, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट खत्म कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी एग्जिस्टेंस में डिस्ट्रिक्ट है उसको खत्म कर सकते हैं। ये सारी पावर्स किसके पास होती हैं दोस्त? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट के अंदर आप जो मर्जी करना चाहें, बदलाव करना चाहें, नाम बदलना चाहें, है ना, उसके बॉर्डर में छिड़खानी करना चाहें स्टेट के अंदर, तो ये पूरी पावर किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये कैसे किया जाता है? या तो कोई एक्सिक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया जाए। एक्सिक्यूटिव कौन होती है? जो सरकार होती है ना, उसकी जो कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उन्हीं को बोला जाता है एक्सिक्यूटिव, और उन्हीं के पास अधिकार होते हैं ये। तो या तो कोई एक्सिक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया जाए, गवर्नर का भी रोल होता है एक्सिक्यूटिव में, स्टेट के एक्सिक्यूटिव में, या फिर स्टेट असेंबली से उसे पास करवा दिया जाए एक्ट के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हालांकि however when a state wants to change the name of a district, देखो जरा ध्यान से, बॉर्डर की लाइन चेंज करनी हो, उसमें कोई बॉर्डर में कोई चेंज करना हो डिस्ट्रिक्ट में, या कोई नया डिस्ट्रिक्ट लाना हो, या पुराना डिस्ट्रिक्ट हटाना हो, उन सब के लिए एक एक्सिक्यूटिव ऑर्डर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा। लेकिन मान लीजिए एक स्टेट को नाम चेंज करना है डिस्ट्रिक्ट का, या फिर किसी रेलवे स्टेशन का, जैसे यूपी में आपने खूब सुना होगा डिस्ट्रिक्ट का या फिर जगहों का या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका यूपी में बहुत ही फेमस एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम अब बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ठीक है। आप मुझे उस रेलवे स्टेशन का पहले वाला नाम बताइए, बहुत फेमस नाम था वो, है ना, मुगलिया सल्तनत से वो नाम चला आ रहा था, ठीक है। आपको मैंने नाम में हिंट दे दिया है, बहुत अच्छे। मुगल सराय, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन को क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, जो कि उसका नाम पहले था। इसी तरीके से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो दोस्तों किसी डिस्ट्रिक्ट का जब नाम आप बदलते हैं या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलते हैं, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। कहां से? बाकी मिनिस्ट्रीज से, कि कहीं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो बाकी, और ऑब्वियस सी बात है यार, आपके अंडर ही आ रही है, आपकी सरकार के अंडर दूसरी मिनिस्ट्रीज, तो होपफुली वो इजाजत दे देंगी, ठीक है। और कुछ एजेंसी से भी इजाजत लेनी होगी। जैसे आपको पता है ना, यदि आप नाम चेंज करते हैं तो मैप जारी होता है, मैप कहां से जारी होता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट से मैप जारी होता है भारत के डिस्ट्रिक्ट्स का, या फिर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स का। तो मैप में भी तो चेंज करना पड़ेगा वो नाम, मैप में भी तो चेंज करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन का नाम, तो आपको बताना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से, इंटेलिजेंसी ब्यूरो से। क्यों? आपको पता है देश के अंदर कोई भी यदि क्रिमिनल गतिविधि हो रही है बड़े लेवल पे, ताकि देश की एकता और अखंडता को खराब किया जाए, तो उस केस में आईबी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश के अंदर जो ऐसे डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, ऐसे वायलेंट एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर नजर रखे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी तो पता होना चाहिए कि भैया रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, पता चले कोड बना है मुगल सराय के नाम से, और कोई दूसरा बंदा आके बोल रहा है हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे हैं, तो बोलेगा हमें तो मुगल सराय की खबर मिली है। अरे तो मुगल सराय ही पंडित दीनदयाल है, अपडेट करो ना उसे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो बताओ। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई खत देने जा रहा है और खत कहीं और पहुंच गया क्योंकि नाम बदल गया, वो उसे लगेगा कि ये नाम का तो कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, तो खत गलत नाम से आ गया, नहीं नाम बदल गया है। तो खत जब आया तब नाम कुछ और था, खत जब पहुंचने वाला था तो नाम बदल गया मेरे दोस्त। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो नए स्टेट्स बनते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, इसके पीछे का भी कुछ राज जान लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए स्टेट्स की फॉर्मेशन पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हाल ही में आपको पता है ना, जो जम्मू कश्मीर 370 हटा है 5 अगस्त 2019 को, उसमें क्या हुआ है कि स्टेट को का दर्जा छीन लिया गया जम्मू कश्मीर से, उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। तो जब स्टेट का दर्जा छीना गया है, तो जब स्टेट एबोलिशन न्यूज में है, तो स्टेट की फॉर्मेशन भी तो न्यूज में होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? तो चलिए इसको डिस्कस जरा करें। आइए, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की यहां पर चर्चा हो रही है, ठीक है। एक मिनट, यस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
अब देखो नए जब स्टेट की चर्चा, देखो एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हो, रेलवे स्टेशन की चर्चा हो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है, लेकिन भारत के अंदर एक स्टेट की फॉर्मेशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो नए स्टेट्स को, एग्जिस्टिंग स्टेट, अरे एक बात बताओ, नए स्टेट के हवा से उठा के लाओगे? जो भारत के प्रेजेंट में राज्य हैं उन्हीं से तो कुछ हिस्से लेकर अलग करोगे। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, कब अलग हुआ बिहार से झारखंड? कब अलग हुआ? सन 2001 में अलग हुआ। कब अलग हुआ? 15 नवंबर को अलग हुआ। क्लियर? जैसे और कहां से अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। क्लियर? ऐसे ही उत्तराखंड अलग हुआ था मेरे दोस्त, है ना। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मेरे ख्याल से, देख लेना, 1 या 8 नवंबर को हुआ था, ठीक है, उसी के आसपास हुआ था। और उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी में, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नए स्टेट्स को एग्जिस्टिंग स्टेट में से जो कार्य करके बनाया जाता है उसका अधिकार किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। या फिर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मर्ज करके नया स्टेट बनाओ तो इसे बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। या तो एक स्टेट के टुकड़े करके नया स्टेट बनाओ या फिर 2 स्टेट्स को जोड़कर एक नया स्टेट क्रिएट करो। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट की, इसका अधिकार किसके पास है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो कुछ कंडीशंस पे होता है, जैसे लिंग्विस्टिक आधार पे, रिलीजियस आधार पे, एथनिक क्या होती है यार? एक एथनिक के लोग हैं, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग क्या होते हैं, जैसे आसामीज हैं हम, आसामीज, तो आसाम, पूरे आसाम में एक कल्चर होगा, इसे बोलेंगे एक एथनिसिटी, ठीक है भाई। जैसे कश्मीरी पंडित, क्या है ये? एथनिसिटी है, ठीक है। तो एथनिसिटी के आधार पे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने में तकलीफ यदि हो रही है एक बड़े एरिया को तो उसके फिर मांग उठेगी कि उसे 2 राज्य में तब्दील कर दो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। जैसे आपको पता है कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, याद है ना आपको? कर्जन बंगाल विभाजन करके गया था 1905 में, तो यही तो रीजन दे रहा था कि इतना बड़ा बंगाल है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। जबकि उसकी नीति अंदर से बहुत खराब थी, वो ये चाहता था कि ईस्ट बंगाल जहां पर मुसलमानों की मेजोरिटी है, मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, और वेस्ट बंगाल जहां हिंदू मेजोरिटी है, इनको ना फूट डालो, राजनीति करो, करना था उसे कर्जन को। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हालांकि आज की डेट में यदि इलाका बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे यूपी है, यूपी का इलाका बहुत बड़ा है, और यदि चीफ मिनिस्टर को दिक्कत होती है कंट्रोल करने में तो फिर सेंटर वहां पर विचार कर सकती है कि क्या इसको हम 2 पार्ट में तोड़ दें ताकि आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सके 2 छोटे छोटे पार्ट को, है ना। चलिए नेक्स्ट, नए स्टेट बनाने का प्रोविजन कहां मौजूद है हमारे संविधान में? बिल्कुल है ना, आर्टिकल 2, 3, 4 में। देखो भाई, आर्टिकल 2 में यह बोला गया है, आर्टिकल 2 में यह बात बोली गई है कि किसी फॉरेन टेरिटरी को, बात समझना, किसी विदेशी टेरिटरी को या किसी बाहर की टेरिटरी को यदि आप अपने देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको संविधान में अमेंडमेंट, जो आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू अमेंडमेंट होता है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में यह लिखी गई है कि आर्टिकल 2 के तहत यदि किसी बाहरी टेरिटरी को आप भारत में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। यह बात लिखी गई आर्टिकल 4 में। इसी तरीके से आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जो टेरिटरी पहले से मौजूद है उससे यदि कोई नया स्टेट बनाना हो, किसी स्टेट का बॉर्डर चेंज करना हो, किसी स्टेट को कंबाइन करके एक नया स्टेट क्रिएट करना हो, है ना, नाम बदलना हो, तो उस केस में आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो देश के अंदर यदि ऐसा कोई काम करना हो तो 3, और देश के बाहर से कोई टेरिटरी जोड़नी हो तो 2। तो 2 का इस्तेमाल कब हुआ था? याद है आपको? जब सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 में, ठीक है। सिक्किम को मिलाया गया 1975 में। सिक्किम पहले अलग था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट था, वो अलग था, तो उसको मिलाया गया। जब मिलाया गया तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया, क्योंकि वो बाहरी टेरिटरी थी जिसको भारत में मिलाया गया, विलय किया गया उसका, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना अलग हुआ, किससे? आंध्र प्रदेश से, है ना। बिहार से अलग हुआ झारखंड, इस तरीके से। और आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 को यूज करने के लिए आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिगार्ड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज सेंट टू द स्टेट। तो यदि ऐसा करना है आपको, इनमें से आर्टिकल 2 और 3 के तहत यदि करना है तो देखो क्या होता है,
368 के तहत अमेंडमेंट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजेंगे किसको, उस स्टेट की असेंबली को जिसके साथ ये होना है। जैसे आंध्र प्रदेश का विभाजन करना था जब तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश की स्टेट असेंबली में प्रेसिडेंट एक रेफरेंस भेजेंगे। लेकिन पार्लियामेंट को ये बाउंडेशन नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं। मान लो स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, तो पार्लियामेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात माने। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से ही काम करेगा, बात समझ रहे हो। बस स्टेट लेजिस्लेचर की तो राय मांगी जाती है, आप अपनी राय दो, ठीक है, हुक्म मत चलाओ। स्टेट लेजिस्लेचर हुक्म नहीं कर सकती पार्लियामेंट को कि हमने जो बोल दिया वो प्लीज करिए, नहीं। आप बस राय दीजिए अपनी, आपसे राय मांगी गई है। जो फाइनल काम करेगा वो पार्लियामेंट ही करेगा, समझे। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन राय जरूर मांगी जाएगी आपसे, ठीक है। जैसे मरने से पहले पूछा जाता ना आखिरी इच्छा, वही वाली बात है। स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, आप अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि बंटवारा होना चाहिए या नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि बंटवारा हो, नहीं हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट। और ऐसा कोई भी लॉ जो 2 और 3 के तहत बनाया जाएगा उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के अंदर ये बात मैंने साफ कर दी है, और ये बात कहां लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 4 में, ठीक है। अच्छा, ओनली द रिक्वायर्ड चेंजेस आर डन इन, कहां इस, और जो चेंज होगा, जो भी नया स्टेट बनेगा वो जो चेंज होगा वो 1st और 4th शेड्यूल जो है ना संविधान का, वहां मेंशन होगा। क्यों, 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों की अलॉटमेंट की बात की गई है। देखो नाम क्या है, राज्यसभा, इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग राज्यों से उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट होती है ना, उस सीट के प्रोपोर्शन के हिसाब से अलग अलग राज्यों से रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में लोग भेजे जाते हैं। तो सोचो, यदि स्टेट नया कोई क्रिएट होगा तो उसके अंदर से भी तो राज्यसभा के लोग निकलेंगे, और जिस स्टेट से वो स्टेट अलग हुआ है उस स्टेट के मेंबर्स कम हो गए होंगे टूटने की वजह से, उस स्टेट से राज्यसभा के मेंबर्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब 4th शेड्यूल जो है, जो राज्यसभा की सीटों की बात करता है, वहां पर भी बदलाव होगा। और 1st शेड्यूल जो भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करता है, तो क्योंकि वहां पर स्टेट्स में अब बदलाव हुआ है, नंबर ऑफ स्टेट्स या फॉर्मेशन होगी तो बढ़ेंगे, और यदि 2 स्टेट्स को मिलाकर नया स्टेट बनाया जाएगा, बड़ा स्टेट कोई, तो फिर वहां स्टेट घटेंगे। तो स्टेट बढ़ने या घटने किसी भी कंडीशन में 1st शेड्यूल में बदलाव होगा, क्योंकि 1st शेड्यूल बात करता है भारत के टेरिटरीज की, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों आती हैं। नेक्स्ट, 6th शेड्यूल बहुत ज्यादा न्यूज में है मेरे दोस्त, और ये न्यूज में बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इस बार नहीं है, पिछले साल भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है किसी भी एग्जाम में, तो ध्यान रहे 6th शेड्यूल के बारे में। तो देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली एमपी हैं एक लद्दाख के, और लद्दाख से आपको पता होना चाहिए एक ही एमपी हैं हमारे किसमें, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। और वो एमपी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे 2 साल पहले अपनी स्पीच की वजह से, जो उन्होंने लद्दाख के बारे में बताया था। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में उन एमपी का नाम लिखकर बताइए, ठीक है। इन्होंने डिमांड की कि जो लद्दाख है ना उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, और ये जो एमपी हैं ये बीजेपी से हैं, ठीक है, एक ही एमपी हैं पूरे लद्दाख से, याद रखना। तो इन्होंने बोला है कि 6th शेड्यूल में, संविधान के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए किसको, लद्दाख को। तो लद्दाख की तरफ से आवाज उठाने वाले, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, वहां उनकी स्टेट असेंबली तो है नहीं जो अपने स्टेट के लिए काम करेगी, तो सारा काम किसको करना है, सेंटर को। और सेंटर पे काम करने के लिए आवाज कहां से उठती है, इसी एमपी से। एक ही एमपी है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाते हैं आपके लिए। प्लीज नाम कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर इनका बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, और इनका वो भाषण भी जरूर सुनिएगा 2 साल पहले जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो 6th शेड्यूल है, तो देखो इन्होंने बोला 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो, इसका मतलब कुछ फायदा हो रहा होगा। ऐसे नहीं कोई बोलेगा 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो, कुछ तो फायदा हो रहा होगा। जैसे आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले एससीएस क्या था, जो आप जो स्टेटस देते हो, है ना, जो सुविधा देते हो पैसे की, है ना, स्पेशल स्टेटस जो देते हो कुछ स्टेट्स को, उसको लेने के लिए सभी मरते हैं स्टेट्स, क्योंकि उससे फायदा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा काफी हद तक दे देती है स्कीम्स के मामले में, तो उसी तरीके से इस स्टेटस के लिए 6th शेड्यूल में आने के लिए भी कुछ स्टेट्स मरते हैं। आपको भी पता लग जाएगा क्यों। 6th शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस है क्या, कि जो ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कुछ हद तक ट्राइबल्स के ही हाथ में होगा। ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ट्राइब्स बहुत ज्यादा रहती हैं, जनजाति बहुत ज्यादा रहती हैं, तो जनजाति का कल्चर अलग होता है। जनजाति में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, तो उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत काम करने के लिए उनकी शादियां, उनके यहाँ डाइवोर्स, उनके यहाँ बच्चे, उनके यहाँ
दहेज सिस्टम, उनके यहाँ एजुकेशन, फॉरेस्ट में वो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनका अपना कल्चर है, सब कुछ अपना है। तो रूल रेगुलेशन ना सेंटर यदि अपना थोप दे तो एक हद तक गलत माना जाएगा। तो क्योंकि देश की एकता और अखंडता को सबको साथ लेकर चलने की बात होती है हमारे यहाँ इंडिया में, इसीलिए ट्राइबल्स को ऑटोनॉमी दी गई है। किसके तहत? 6 शेड्यूल के तहत, कि वो ना अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी की स्थापना कर सकते हैं, और काफी हद तक कुछ पॉलिसी बनाने का अधिकार एडीसी के पास भी होता है। सोचो, यदि आपको स्वायत्तता मिल जाए, ऑटोनॉमी मिल जाए कि कुछ हद तक अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। कौन? ट्राइबल में भी कमिटी रहती है, इन कमिटीज के जो चीफ होते हैं एडीसी के मेंबर्स होते हैं, ये फैसला करेंगे कि क्या ट्राइबल्स के लिए अच्छा है और क्या नहीं, ठीक है। तो सेंटर का कंट्रोल एक तरीके से थोड़ा सा कम हो जाता है, स्टेट का कंट्रोल एक तरीके से थोड़ा कम हो जाता है। स्टेट और सेंटर इंटरफेयर नहीं करती इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पॉलिसीज में, कुछ कंट्रोल रहेगा लेकिन पूरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता बाकी स्टेट से थोड़ा ज्यादा फायदा होगा यहां पर? क्योंकि यहां पर जो ट्राइब्स रहती हैं, यदि उनकी अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो वो ट्राइबल्स के फायदे के हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी, तो ट्राइबल्स को फायदा होगा। तो हर स्टेट चाहेगी, जहां पर भी ट्राइबल्स हैं वो चाहेगी हमें भी ये स्टेटस मिल जाए, ठीक है। तो बाकी जो आपकी स्टेट्स हैं जिनमें ये फायदा मिलता है ट्राइब्स वाली, वो आती है 5th शेड्यूल में। किसमें? 5th शेड्यूल में। लेकिन 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट्स को रखा गया है जिनको ये फायदा मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसे आप ATMM से याद रख सकते हैं, ATMM है ना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, ME, देखो ई डिक्शनरी में पहले आता है ना मेघालय, फिर आएगा मिजोरम, ठीक है। ATMM, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और ये क्या संविधान की किसी आर्टिकल, यार कोई भी चीज जो शेड्यूल में है वो आर्टिकल में तो होगी ना। 12 शेड्यूल कहीं ना कहीं आर्टिकल से ही तो प्रभावित हैं, या फिर ये कह लो इन शेड्यूल्स में कहीं ना कहीं आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज नंबर 2 इसकी बात करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना ट्राइबल एरियाज का, उसके प्रोविजंस जो होंगे, उसके पॉलिसी मेकिंग जो होंगी, वो 6 शेड्यूल में कवर होंगी। इसमें क्या है? इसमें यह बोला है कि आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का गठन कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक हद से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। देखो भाई, 5th शेड्यूल में भी ऑटोनॉमी मिलती है लेकिन एक हद तक मिलती है, लेकिन 6th शेड्यूल में बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है। कैसी ऑटोनॉमी? देखो भाई, जो ट्राइबल्स की जमीन है वहां पर कोई भी आके कब्जा नहीं कर सकता। किसी भी केस में, घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, कोई बाहरी बंदा आके उनकी जमीन नहीं खरीद सकता, सेफगार्ड है। एम्प्लॉयमेंट के केस में वहां पर जो नौकरियां मिलेंगी उसमें सबसे ज्यादा नौकरी ट्राइबल्स को ही मिलेंगी, या फिर कह लो सारी नौकरीज ट्राइबल्स को ही मिलेंगी। कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए भी होता है ऐसा, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी के अपॉइंटमेंट की न्यूज हाल ही में खबर में थी। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ज्यादा बहस में रहा था ये, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया। सर ऐसा भी क्या कह दिया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपनी एप्लीकेशन में? तो उन्होंने परमिशन मांगी थी, किसके लिए? कि डीजीपी जो है ना, वो डीजीपी जो है बिना यूपीएससी के इन्वॉल्वमेंट के वो खुद अपॉइंट करे। कौन? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। आपको पता है जो डीजीपी पोस्ट है वो कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर ही आगे जाके बनते हैं, ये बात आपको पता है ना। तो आईपीएस ऑफिसर का सिलेक्शन कौन करता है, कौन बनाता है आईपीएस? ऑब्वियसली यूपीएससी। तो यूपीएससी जो आईपीएस बनाती है तो उसको ना उससे सलाह मशवरा किया जाता है डीजीपी जब अपॉइंट करती है कोई स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई डीजीपी अपॉइंट करेगी अपने स्टेट में तो सलाह मशवरा किससे करना पड़ता है? यूपीएससी से। लेकिन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वो सलाह मशवरा नहीं करना चाहती यूपीएससी से, उसको यह अधिकार दिया जाए कि वो खुद से डीजीपी अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर? अब देखो, आप बोलोगे कि सर रिजेक्ट क्यों किया? पुलिस तो एक स्टेट सब्जेक्ट है। दोस्तों बिल्कुल, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पुलिस के अंदर जो बहुत हाई रैंक होती है ना, उसमें ना डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है कुछ इंस्टीट्यूशंस की। देखो, भारत में जो संविधान है ना, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब बात डीजीपी जैसे बड़े पोस्ट की आती है तो उसमें यूपीएससी की सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइए देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने
जो प्रकाश सिंह केस, ये तो बहुत लैंडमार्क केस है। मैं आपको कहूंगा दोस्तों, आप प्लीज अभी YouTube पे जाइए और इस केस को सर्च कीजिए, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी जाके, यूपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके, या फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके भी इस केस की जजमेंट पढ़ सकते हैं। प्रकाश सिंह केस जो जजमेंट है 2006 की, 2006 में प्रकाश सिंह केस में जो जजमेंट आई थी, इसको मॉडिफाई किया गया था सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थी ये जजमेंट, याद रखना, पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि जब भी ये नाम सुनो ना प्रकाश सिंह केस, याद रखना पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि स्टेट को जब भी डीजीपी की नियुक्ति करनी हो तो उनके नाम ना यूपीएससी को भेजने होंगे। स्टेट को जब भी डीजीपी की नियुक्ति करनी हो तो उसके नाम एक बार यूपीएससी को भेजने होंगे, ठीक है। यूपीएससी क्या करेगी, इस लिस्ट में से जो भी आप नाम भेजेंगे इसमें से 3 कैंडिडेट को पिक करेगी, ठीक है। किस बेसिस पर पिक करेगी, सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, सबसे ज्यादा पुलिस महकमे में एक्सपीरियंस किसको है, सबसे अच्छा रिकॉर्ड सर्विस का किसका है, और बाकी अदर पैरामीटर्स वो यूपीएससी पर डिपेंड करेगा कि किस पैरामीटर पे वो सेलेक्ट करती है इन 3 कैंडिडेट्स को। तो आपने मान लो 10 कैंडिडेट के नाम भेजे, 10 दावेदार भेजे आपने डीजीपी के लिए अपने स्टेट में, उसमें से 3 पिक करेगी यूपीएससी उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, सर्विस रिकॉर्ड। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट फिर इन 3 में से सेलेक्ट करेगी कि किसको आखिर बनाना है क्या अपने स्टेट का डीजीपी। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कैंडिडेट की ना कम से कम 6 महीने की सर्विस बाकी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 65 साल रिटायरमेंट की एज होती है डीजीपी की, है ना, डीजीपी या किसी भी पुलिस पर्सनल की, तो 65 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। मान लो 64 साल और 7 महीने हो गए, ध्यान से समझना, 64 ईयर्स और 7 मंथ्स की सर्विस हो चुकी है। कितने मंथ बचे हैं, सिर्फ 5 मंथ। ऐसे बंदे को इंक्लूड नहीं किया जा सकता इन 3 लोगों में, ध्यान रहे। तो ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास 6 महीने या उससे कम की सर्विस बची हो रिटायरमेंट में, उस बंदे को डीजीपी नहीं बनाया जा सकता। डीजीपी सिर्फ उनको बनाया जा सकता है जिनके पास 6 महीने या उससे ज्यादा की सर्विस अपने कार्यकाल में, अपनी रेजिग्नेशन में बची हो, उन्हीं को डीजीपी बनाया जा सकता है। तो याद रहे, डीजीपी बनाने के लिए रोल यूपीएससी का भी आता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 2018 में साफ कर दी थी कि भैया यूपीएससी को नाम भेजने पड़ेंगे आपको, संभावित जितने भी नाम है आपके पास, उसमें से यूपीएससी 3 बंदे सेलेक्ट करेगी। नेक्स्ट, प्रकाश सिंह और अदर्स का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैं आपको बोल रहा हूं डिटेल में जाके पढ़िएगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, कोर्ट ने 7 बातें बताई थी, 7 डायरेक्टिव्स, ठीक है। अब देखिए ये 7 डायरेक्टिव्स हैं, ये भी मैं आपको इंफोग्राफिक के माध्यम से यहां पर बता दिया शॉर्ट में, ठीक है, देखेंगे अभी फिलहाल। तो ये 7 बातें जो बताई थी, इसमें क्या बोला था कि जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है ना पुलिस में, जैसे पॉलिटिसाइजेशन, आपको पता है दोस्तों, जो भारत में जो पुलिस है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है पुलिस की। सोचो, यदि पुलिस जो कि एक निष्पक्ष रूप से काम करने वाली भारत की संस्था है, उसमें यदि पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मंत्री लोग शामिल हो जाएं, तो आपको लगता है कि न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, मतलब पुलिस ना अपने काम की ना जिम्मेदारी नहीं लेती। मान लो कल को किसी अच्छे बंदे को एनकाउंटर में मार दिया, ये जताने के लिए कि हमको मेडल चाहिए था या हमको अवार्ड चाहिए, बात समझो, पुलिस जो है यदि वो मेडल या अवार्ड के लिए किसी ऐसे बंदे को मार देती है जो निर्दोष था और बोलती है कि हमने अपराधी को मार दिया, तो भैया जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस को तो एनकाउंटर होने पर भी कभी कभी माफ कर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी, तो पुलिस रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। आपको ये देखना है रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो बहुत ज्यादा राजनीति का गंदा मिलाप हो रहा था ना पुलिस में, इसे हटाना था, क्योंकि पुलिस को निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। पुलिस को ना जिम्मेवार होना पड़ेगा अपने कामों के लिए। और जो सिस्टम था ना, पुलिस सिस्टम, इसमें जो कमजोरियां थी, अंदर की कमजोरियां, इसको हटाने के लिए बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि पुलिस की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी ना, वो खराब हो रही है अंदर की कमजोरियों की, सिस्टम की कमजोरियों की वजह से। कई हमारी इंडिया में फिल्म्स बनी हुई हैं जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट दिखाती है पॉलिटिक्स के साथ, और साथ में कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को भी दिखाती है, जैसे सिंघम। चाहे आप तमिल की सिंघम देख लें सूर्या की, चाहे आप बॉलीवुड की सिंघम देख लें अजय देवगन की, दोनों में ही पुलिस वाले को बहुत ज्यादा ईमानदार बताया गया है। हालांकि कुछ आपको मूवीज ऐसी मिलेंगी, जैसे सिम्बा एक मूवी थी। सिम्बा जो मूवी है वो असलियत में टेम्पर मूवी से ली गई है।
टेम्पर। टेम्पर किसकी मूवी है? जूनियर एनटीआर की, जो अभी RRR में भी आपको दिखे हैं, जिसकी मूवी अभी रिलीज हुई है धमाकेदार। ठीक है, तो जूनियर एनटीआर की टेम्पर मूवी है जो जिसमें काजल अग्रवाल है, और इसमें आधी फिल्म में शुरुआत में ये पुलिस ऑफिसर करप्ट होता है, लेकिन बची हुई आधी फिल्म में इसका ईमान जाग उठता है और ये बहुत ईमानदार बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, इसको सुधारने के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। ठीक है, और इसी वजह से पुलिस के अंदर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस लोगों की सेवा के लिए बनी है, लेकिन लोगों की सेवा है ना निष्पक्ष रूप से पुलिस नहीं कर पाती। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो ये 7 जो डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि ऐसा करना चाहिए, ये 7 डायरेक्टिव क्या है मेरे दोस्त, आइए देखते हैं एक एक करके, थोड़ी नजर डालिए इस पे। सबसे पहला सेटअप नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है ना, इसमें कुछ हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर टीम बनाएंगे जो नेशनल सिक्योरिटी पे कोई आंच ना आए, क्योंकि देखो पुलिस की लापरवाही से ही नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आती है। यदि बॉर्डर की जो पुलिस है वो अच्छा काम कर रही होती, कोस्टल पुलिस या फिर स्टेट की भी पुलिस अच्छा काम कर रही होती, तो मुंबई में जो 2008 में हुआ, क्या वो होता? नहीं होता। ठीक है, ताज में जो हमला हुआ है नॉल, नहीं होता वो। ठीक है, ऐसे ही जो डीजीपी का कार्यकाल है कम से कम 2 साल का होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विवाद भी आया था। ठीक है, तो 2 साल का कार्यकाल कम से कम डीजीपी का होना चाहिए। क्यों? डीजीपी एक स्टेट का होता है और स्टेट की प्रॉब्लम्स को समझने में ही उसे लग जाएंगे 6 महीने। तो भैया 6 महीने, मान लो 6 महीने ही बचे थे, तो 6 महीने ही काम करके निकलना है, तब तो यार वो स्टेट जब तक सुधरेगा तब तक वो डीजीपी रिटायर हो जाएंगे। तो कम से कम 2 साल काम बचा होना चाहिए डीजीपी का, इस ये रिफॉर्म की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, 2 साल का कम से कम टर्म दीजिए एसपी को और एसएचओ को। कोई भी एसपी एसएचओ ऐसा नहीं होना चाहिए जो इससे कम काम करे। क्यों? एसपी एसएचओ कम से कम 2 साल काम करेंगे, तब जाके वो स्टेट की चीजों को अच्छे समझ पाएगा और उस पर कार्रवाई कर पाएगा। नेक्स्ट, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। देखो भाई, पुलिस में प्रॉब्लम पता है क्या है, काम बहुत सारे दे दिए हैं पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना भी उसका काम है और इन्वेस्टिगेशन भी कभी कभी पुलिस के हाथ में दे दिया जाता है। ऐसा मत करो। अरे भैया, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में अलग यूनिट बनाओ और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अलग यूनिट बनाओ। तो पुलिस के लिए ना यूनिट बांट दो। ऐसा नहीं कि पुलिस को आपने दोनों काम में लगा दिया, तो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पुलिस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, सेपरेट पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक बोर्ड बनाइए जिसमें पुलिस लेवल में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या स्ट्रेस लेवल होता है पुलिस वालों को, उसका ध्यान रखा जाए। पुलिस वालों की जरूरतें क्या है, उनको कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी भी खोज खबर होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर बोर्ड बैठना चाहिए और पुलिस वालों की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब पे नजर होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट, एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है, वैसे हर स्टेट में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का भी गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, 7वां पॉइंट, सेटअप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मान लो जनता को कभी कंप्लेन करना हो, ठीक है, और जनता जाए, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में पता चले कोई केस पे वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टीम बहुत ज्यादा टेंशन में है कि हमें ये केस सॉल्व करना है, उसमें एक आम आदमी जाके कंप्लेन कर रहा है, तो हो सकता है कभी कभी पुलिस वाले एक रूड बिहेवियर अपनाएं, जो कि होता भी है आमतौर पे, है ना, और फिल्मों में भी दिखाया जाता है उस चित्र को, ठीक है, कि पुलिस वाले थोड़ा रूड हो जाते हैं, सुनते नहीं है। तो भैया स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज अलग से बनाई जाए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, एफआईआर दर्ज होगी वहां पर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर, ताकि डीप रूटेड तरीके से काम हो सके। तो ये 7 डायरेक्टिव दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर करेक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह केस। हाँ, चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आइए दोस्तों इस पे जरा नजर डालें। इसमें क्या बोला गया है कि जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, कहां के, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, उनको क्या बोला गया, उनको, एक मिनट रुकिए, जरा पेन बदल लिया जाए। यस, तो देखो यहां पर क्या न्यूज है, न्यूज ये है कि जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है, उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया, किसकी तरफ से, होम मिनिस्ट्री। क्यों? ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना दोस्तों, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये एक्ट को 2005 में पास किया गया था इसी मिनिस्ट्री के थ्रू। तो इसका जो सेक्शन नंबर 51 है ना मेरे दोस्त, सेक्शन नंबर 51,
इसके अकॉर्डिंग यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिस भेज दिया है वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को। क्यों भेजा है, ध्यान सुनिए। इस सेक्शन में क्या बोला गया है पहले तो वो सुनिए, क्योंकि सेक्शन में क्या लिखा है यदि ये समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आएगा नोटिस किस विषय पे था। तो इस सेक्शन में बोला गया है कि यदि यदि कोई भी ऐसी बाधा होती है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ध्यान समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिशा निर्देश दिया और उस दिशा निर्देश को रिफ्यूज कर दे स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश को ना मानने के लिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए पनिशमेंट है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या फिर स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी है या फिर नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यदि इनकार कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को मानने से तो पनिशमेंट मिलेगी ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 के तहत। इसमें 2 साल तक के सजा का प्रावधान है माय डियर, समझे भाई, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार कर देते हो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक और छोटी सी न्यूज पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज, ये भी न्यूज में थी। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज में कहीं भी साफ नहीं हो रहा कि पावर मिनिस्ट्री का कोई रोल है या नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि आप ना तुक्का भी यदि सोचोगे ना, दिमाग भी लगाने की हल्की सी भी कोशिश करोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी तो यार कोई भी मिनिस्ट्री बना सकती है ना, इसमें कोई पावर का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए आपको अलग से याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। इसमें क्या होता है, जितनी यूनियन गवर्नमेंट की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर रिलेटेड स्कीम्स हैं, है ना, जितनी उसको देख रेख उसका कौन करता है, यही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज करती हैं। इस कमेटी में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ठीक है। जो देखो आपको पता है जो जिले होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से बनते हैं यार, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनते हैं ना, लोकसभा में जो आते हैं, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी उसके वो चेयरपर्सन होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी होगा ना वहां का, वो होगा उसका चेयरपर्सन। एंड अदर एमपीज इन द डिस्ट्रिक्ट, देखो हो सकता है कि एक ही जिले में एक से ज्यादा एमपी हो, ठीक है, तो याद रहे कि जो डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी होगा, ठीक है, वो चेयरमैन होगा, ठीक है। एंड और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो उसका मेंबर सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो क्या होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्रेटरी कौन होता है भाई, जो चेयरपर्सन से थोड़ा ही छोटा होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर सेक्रेटरी की भी होती है, ठीक है। तो जो डीएम होगा मतलब आईएएस ऑफिसर जो उस इलाके का होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको क्या बनाया जाएगा उस कमेटी में, मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाएगा, उनका भी पॉलिसी मेकिंग में हाथ होगा, क्लियर। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ये नोटिफाई करना होगा और इंश्योर करना होगा कि वो स्टैब्लिश करें डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी, ठीक है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को समय समय पर बताते रहे कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी है उसकी स्थापना होनी चाहिए, ठीक है, और उसको समय समय पर रिपोर्ट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि क्या डेवलपमेंट चल रही है स्टेट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्यों किया जाता है, तो देखो दिस इज बीइंग डन ताकि देखो इन्वॉल्वमेंट जो है और ओवरसाइट जो है पीपल का पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में वो देखने को मिले। मतलब एक बात मेरे को बताओ कि लोगों से क्या यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली जुड़ी हुई है, धरातल पे ग्राउंड लेवल पे क्या नॉर्मल लोगों से यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। यूनियन गवर्नमेंट जुड़ी हुई है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट जुड़ी हुई है किससे, इन डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी से। और ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी है ये जुड़ी हुई है किससे, क्योंकि इनके अंदर चेयरपर्सन कौन है, एमपी किसमें रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा में। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का बंदा बैठा हुआ है इस कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पे, और उसके एमएलएस जो हैं वो भी उसमें एक रोल निभा रहे हैं, और साथ में जो उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो धरातल के लोगों को अच्छे से जानता है वो भी इसमें सेक्रेटरी की रोल निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो लोगों की आवाज है ना वो इस कमेटी के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचेगी कहां, यूनियन गवर्नमेंट के पास, और यूनियन गवर्नमेंट को पता लगेगा कि कहां कहां जरूरत है हमें पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने की, ताकि जन को लाभ हो सके, जन सुविधा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए इसी को बोलते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब लोग पहुंचाएंगे अपनी मांग किसके पास,
किसके पास? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी में कहां पहुंचाएंगे खबर? चेयरपर्सन बोले तो एमपी के पास, और एमपी फाइनली लोकसभा में ले जाएंगे इसको, और लोकसभा में ले जाकर जब गवर्नमेंट को ये बात पता लगेगी कि यहां पर ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट अच्छे से रिफॉर्म ला सकती है अपने सेक्टर में, पावर सेक्टर में। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं हाल के कुछ वर्षों में पावर सेक्टर में। सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब क्योंकि पावर सेक्टर से रिलेटेड ये न्यूज आ चुकी है, तो आपको ये सारी न्यूज, ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से इनके ऊपर एक एक वीडियो ले आऊंगा इन स्कीम्स के ऊपर, ठीक है। छोटी वीडियो होंगी 5 से 10 मिनट की, ठीक है। नेक्स्ट, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम। ये स्कीम थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है हाल में, ठीक है। हालांकि ये स्कीम्स तो बहुत पहले से चली आ रही है। सौभाग्य स्कीम जो है थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर ये भी स्कीम है लेकिन थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। काफी घिस पिट गया है, काफी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन हर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए जो स्पेशली पिछले 7 सालों में आई है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ये वाली पावर में रहेगी इससे रिलेटेड स्कीम्स आने के ज्यादा चांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 3.03 ट्रिलियन रुपीज, है ना। 1 ट्रिलियन रुपीज क्या होता है? 1 लाख करोड़ होता है, ठीक है। तो 3 ट्रिलियन रुपीज अप्रोक्सीमेट किस लिए? जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है ना, देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सब स्टेशन तक बिजली पहुंचती है ना, वो आपके घरों तक पहुंचाने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से करते हैं, वोल्टेज कम करके आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है ना, उसमें बहुत ज्यादा दोस्तों दिक्कत है, बहुत ज्यादा कर्जे में है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तकलीफ में है। उस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को तकलीफ से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं रिवैम्प करना, उभारना, उस सेक्टर को वापस मेन स्ट्रीम में लाना, दिक्कतें जो भी है उसको खत्म करना। कैसे होगा? रिफॉर्म बेस्ड, मतलब उसमें रिफॉर्म करो और रिजल्ट लिंक्ड, और जो रिफॉर्म है वो ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट में तब्दील होने भी चाहिए, मतलब दिखना भी चाहिए कि हाँ इस पैसे का कुछ सही यूज हो भी रहा है। जो रिफॉर्म किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, उसका धरातल पे, जमीनी स्तर पे कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो एम क्या है? एम यह है कि भैया जो जितने भी डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज हैं या फिर पावर डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मतलब पैसे का ऐसे इस्तेमाल हो कि लंबे समय तक उनको पैसे की जरूरत ना पड़े। मतलब जो पैसा इस्तेमाल हो ना, वो लोगों से बिजली के फॉर्म में इकट्ठा जो हो रहा है, बिल के फॉर्म में, जो लोगों का जो बिजली बिल होता है उससे जो पैसा है, उससे सस्टेनेबल तरीके से एक कंपनी अपने आप को मेंटेन रखते रहे, ठीक है। उनको बार बार गवर्नमेंट से पैसे की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स की बात नहीं हो रही मेरे दोस्तों, जो गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स है ना, उनकी जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए पैसा दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को अच्छी करें और साथ में पैसे का सही यूज करें, ताकि लंबे समय तक गवर्नमेंट से बार बार मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। ये लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 9 था, और इस तरीके से हमने 3 बड़े टॉपिक खत्म कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी न्यूज खत्म कर दी हमने, फिर हमने खत्म किया आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज, और अब हमने खत्म कर दिया है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड सारी न्यूज। अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 10 में जुडिशरी से रिलेटेड न्यूज, ठीक है दोस्तों। जल्दी हम अगले 2 से 3 दिनों में हम पॉलिटी का PT 365 से पिछले 8 महीने के सारे करंट अफेयर्स को खत्म कर चुके होंगे, और इसके बाद हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो PT 365 में होगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और यदि आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।